क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर देश के जवान को जल्दी को गटर पटर बोलना बिगड़ी हुई दिमाग की निशानी है, गलत बात। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्डी तक पहुंच गए, नकली चड्डी तक। दोस्तों नमस्कार। जब कोई जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले उसमें से चूहे कूदते हैं। ये मुहावरा आपने कई बार सुना होगा और आज ये मुहावरा भारतीय राजनीति में एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। भाजपा नाम का जो जहाज पिछले 12.5 सालों में पूरी शान से चल रहा था, अब उसमें से चूहा कूदना शुरू हो गया है। और ये कोई साधारण चूहे नहीं हैं, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने खुद अपनी आवाज़ से इस जहाज को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया था। बाबा रामदेव, कंगना रनौत, बृजभूषण शरण सिंह और कई ऐसे नाम हैं जो कल तक मोदी और शाह की जय जयकार करते नहीं थकते थे, आज एक दूसरे की धोती खींच रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में केंद्र में जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनके इस्तीफे की मांग महीनों से राहुल गांधी उठा रहे हैं। आज वही मांग भाजपा के अपने घर के अंदर से उठने लगी है। कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर ही अंदर अमित शाह पर दबाव बना रहे हैं कि वो कुछ समय के लिए गृह मंत्रालय से हट जाएं। मंत्रिमंडल के अंदर से भी ऐसी आवाजें उठ रही है। सहयोगी दलों की बेचैनी अलग है और शायद यही वजह है कि अब मोदी को दिन में भी राहुल गांधी के सपने आने लगे हैं, क्योंकि जो सवाल कल तक विपक्ष उठाता था वही सवाल आज भाजपा के अंदर से उठ रहा है। पूरा मामला क्या है, ये टूट क्यों हो रही है और क्या ये सच में मोदी युग के अंत की शुरुआत है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कंगना रनौत से। कंगना ने पिछले दिनों एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों को गटर जनरेशन बता दिया। कहा कि ये लोग अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों के सामने ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके माता पिता तक को लपेट लिया। संस्कार का पाठ पढ़ाने लगी। कि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। बड़ी विडंबना है ये। जो व्यक्ति खुद कई विवादों में रहा हो, जिस पर तरह तरह के आरोप लगे हों, वो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। लेकिन कंगना का ये बयान बहुत सोच समझ करके दिया गया था। मकसद था प्रधानमंत्री को खुश करना। नई नई सांसद बनी है, अपनी जगह बनानी है तो मक्खन लगाना ज़रूरी है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बयान से एक पूरा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। हुआ ये कि टीवी पर बाबा रामदेव से इसी विषय पर सवाल पूछा गया और बाबा रामदेव भड़क गए। बड़ी चतुराई से भड़के। कंगना का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा साफ था। बोले कि मैं फालतू लोगों के बारे में बात नहीं करता। पूछ लिया कि उनका बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही, पहले के कारनामे कैसे रहे। यानी बड़ी सफाई से कंगना की पूरी छवि को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले के कारनामे कैसे रहे, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। अब सोचिए, ये वही बाबा रामदेव है जो पिछले सालों तक मोदी सरकार के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाते थे, जिन्होंने 2014 से पहले लाखों लोगों को यही समझाया था कि मोदी आएगा तो पेट्रोल 40 रुपए का हो जाएगा, विदेशों में जमा काला धन वापस आ जाएगा, बैंक लूट कर भागे लोग वापस आ जाएंगे। और आज हालात ये हैं कि पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, काला धन का कोई अता पता नहीं है और लूट कर भागने वाले तो और बढ़ गए हैं। लेकिन अब वही बाबा रामदेव कंगना जैसी दूसरी दलाल पर हमला बोल रहे हैं। यहीं से असली मज़ा शुरू होता है दोस्तों। कंगना ने पलटवार किया, सोशल मीडिया पर लिख दिया कि बाबा जी आप मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के बारे में सपने मत देखो। और फिर एक तीखा प्रहार कि कम से कम मुझ पर तो झूठे मेडिकल दावों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं लगी। ये सीधा हमला था बाबा रामदेव पर, क्योंकि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कई बार फटकार लगाई है। कोर्ट के आदेश पर उन्हें बड़े बड़े अखबारों में माफ़ी वाले विज्ञापन देने पड़े थे, तो कंगना ने वही पुराना घाव कुरेद दिया। दोनों तरफ से गंदे तीर चलने लगे। मोदी की शान में बिछे रहने वाले दो जीव एक दूसरे की लानत मलामत में लगे हुए। मामला यही नहीं रुका दोस्तों। बाबा रामदेव ने तो पहले ही कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का पटाखा फुस हो चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी ने बहुत सोचा था लेकिन एकदम निकम्मे निकले और अगर नहीं सुधरेंगे तो आंदोलन करना पड़ेगा। ये बात कह दी गई प्रधानमंत्री को लेकर। सोचिए, जो बाबा जो कभी मोदी को अवतार बताते थे आज उन्हें निकम्मा कह रहे हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा बदलाव है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो
नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। और जब कंगना और रामदेव एक दूसरे का चेहरा लाल किए हुए थे तभी भाजपा के एक और बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह मैदान में कूद पड़े। वही बृजभूषण शरण सिंह जिन पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे और जिन्हें बचाने के लिए कहा जाता है कि सरकार ने बहुत जोखिम उठाया था। बृजभूषण ने रामदेव पर तीखा हमला बोला, कहा कि रामदेव की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। एक बार पैजामा पहनकर भागे थे, सलवार पहनकर भागे थे, इनके अंदर आंदोलन की क्षमता कहाँ है। ये संदर्भ 2011 का था जब रामलीला मैदान पर पुलिस कार्रवाई के दौरान रामदेव को महिला के कपड़े पहनकर भागना पड़ा था। बृजभूषण ने भी वही पुरानी घटना याद दिला दी और कह दिया कि इस बार अगर आंदोलन करना है तो मर्द की तरह करना, सिंदूर और टिकुली मत लगाना। ये तंज बहुत तीखा था। लेकिन बाबा रामदेव की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। एक बार भागे थे ना वो पैजामा पहन करके, सलवार पहन करके, उनके अंदर आंदोलन की क्षमता है। सलवार वाला दृश्य याद नहीं है आपको? हाँ, शर्त ये है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। कल तक जो लोग एक दूसरे के साथ मंच पर हाथ मिलाकर खड़े होते थे आज वही एक दूसरे की सबसे कमजोर याद दिला रहे हैं। यही राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। जब सत्ता कमजोर पड़ती है तो पहले घर के लोग ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बृजभूषण ने भी कह दिया कि रामदेव अगर सच में आंदोलन करेंगे तो पूरे देश के लोग उनके साथ आएंगे, लेकिन इस बार वो अकेले पड़ जाएंगे। ये कैसे कहा जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ ये कहते हैं कि कोई साथ नहीं आएगा, दूसरी तरफ खुद के मुंह से मानते हैं कि लोग साथ आ सकते हैं। यही तो बीजेपी नेताओं की सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ रामदेव को नीचा दिखाना, दूसरी तरफ ये भी कहना कि हमें कोई डर नहीं है। लेकिन बयानों में जो विरोधाभास दिखता है वो अंदर की असली परेशानी को उजागर कर देता है। इसी बीच रामदेव ने एक और तीखा तंज कस दिया है। बोले कि जो लोग स्वदेशी के नाम पर शुरू हुए थे वो अब नकली चड्डी तक पहुंच गए हैं। ये बयान बहुत ही तीखा और अर्थपूर्ण है। समझने वाले समझ गए कि इशारा किसकी तरफ है। जो लोग खुद को हिंदुत्व और स्वदेशी के प्रवक्ता बताते थे वो अब क्या क्या कर रहे हैं ये सब सामने आ रहा है। ये पूरी लड़ाई अपने आप में बहुत दिलचस्प है क्योंकि इन तीनों नामों में एक बात कॉमन है, तीनों ने अलग अलग समय पर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। रामदेव का आंदोलन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्डी तक पहुंच गए, नकली चड्डी। बाबा रामदेव ने 2014 से पहले पूरे देश में योग शिविरों के जरिए एक ऐसा माहौल बनाया जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। बृजभूषण ने कई सालों तक कुश्ती फेडरेशन में अपनी पकड़ रखी और पार्टी के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया। कंगना ने बॉलीवुड के अंदर से मोदी सरकार के लिए आवाज़ उठाई और अपने सोशल मीडिया के जरिए लाखों युवाओं तक बीजेपी का संदेश पहुँचाया। तीनों ने अपनी अपनी जगह पर पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और आज तीनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये अपने आप में बताता है कि पार्टी के अंदर की स्थिति क्या है। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के असली केंद्र की। ये सारे लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो असल में किसके लिए लड़ रहे हैं? तो जवाब है अमित शाह के लिए। कैसे, ये समझिए। जब कंगना ने छात्रों पर हमला बोला तो असल में वो उस पुलिस कार्रवाई को सही ठहरा रही थी जो जंतर मंतर पर हुई थी। वही पुलिस कार्रवाई जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, यानी वो अमित शाह के गृह मंत्रालय की आलोचना को खारिज कर रही थी। जब रामदेव ने कंगना पर पलटवार किया तो असल में वो पूरी सरकार पर सवाल उठा रहे थे जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है। जब बृजभूषण ने रामदेव को घेरा तो असल में वो सरकार की छवि बचाने की कोशिश कर रहे थे। यानी सब एक ही केंद्र के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वो केंद्र है गृह मंत्री की कुर्सी। इसीलिए जब भी कहीं कोई नई बहस छिड़ती है वो घूम फिर करके अमित शाह पर आ जाती है। जंतर मंतर की घटना के बाद से यही हो रहा है दोस्तों। हर मंच पर, हर मीडिया चर्चा में, हर विपक्षी बयान में हर एक ही मांग है, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं और यही चुप्पी हर दिन उन्हें और कमज़ोर बनाती जा रही है। दिल्ली के गलियारों में एक चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में मोदी और अमित शाह के बीच बैठकों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई है। सामान्य दिनों में जो मुलाकातें हफ्तों में 1 या 2 बार होती थी अब लगभग रोज़ हो रही है और ये बैठकें छोटी नहीं होती, ये बहुत घंटों लंबी चलती है। बाहर आने वाली किसी भी तस्वीर में दोनों के चेहरे पर वो पुरानी सहजता नहीं दिखती जो पहले हुआ करती थी। कुछ है जो अंदर पक रहा है। खबरें ये भी है कि प्रधानमंत्री ने अमित शाह को साफ शब्दों में समझाया है
कि सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट आने वाली है और अगर उस रिपोर्ट में गृह मंत्रालय पर उंगली उठी तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि पहले से ही कोई राजनीतिक व्यवस्था कर ली जाए, यानी अमित शाह को खुद ही कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे पार्टी बच जाए। लेकिन अमित शाह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन इसी गृह मंत्रालय के लिए दांव पर लगाया है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे और यहीं से पूरा तनाव पैदा हो रहा है। मंत्रिमंडल के अंदर भी अजीब स्थिति है। कुछ मंत्री जो पहले अमित शाह के करीबी माने जाते थे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। बैठकों में उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग अब चुप हो गए हैं। जो लोग हर छोटी बात के लिए उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाते थे अब उनके फ़ोन तक नहीं उठाते। ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आ रहा है और यही सब सत्ता की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक आप ताकतवर हैं हर कोई आपके पास है, जब कमज़ोर होते हैं तो सब गायब हो जाते हैं। अमित शाह भी अब इसी अनुभव से गुजर रहे हैं। एनडीए के सहयोगियों की स्थिति भी बहुत दिलचस्प है। चंद्रबाबू नायडू ने तो लगभग खुले तौर पर कह दिया है कि अमित शाह को कुछ समय के लिए साइडलाइन कर देना चाहिए। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए किसी और को दे दी जाए, अमित शाह को कोई और महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए ताकि जनता का गुस्सा कम हो और आगे के चुनाव में नुकसान न हो। नायडू का ये सुझाव अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि नायडू के पास 16 सांसद हैं और उनकी बात को अनसुना नहीं किया जा सकता है। अगर उन्होंने वाकई एनडीए से किनारा कर लिया तो सरकार की स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही डर पार्टी के अंदर हर बड़े नेता के मन में है। इसीलिए राहुल गांधी को अब सिर्फ बयान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर चुके हैं। अब बीजेपी अंदर से टूट रही है और राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत यही है। कहते हैं कि जब आप अपने विरोधी को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हर वक्त आपके ही बारे में सोचता रहे तो असली जीत आपकी है। मोदी सरकार आज उसी स्थिति में है। हर बैठक में राहुल गांधी का जिक्र है, हर बयान में राहुल गांधी की चर्चा है, हर राजनीति में राहुल गांधी की चर्चा है, हर रणनीति में राहुल गांधी को कैसे रोका जाए इसकी योजना है। यही तो राहुल गांधी की मानसिक जीत है। सत्ता में बैठे लोग अगर लगातार विपक्ष के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि विपक्ष उनकी सोच के केंद्र में आ चुका है और जब विरोधी सोच के केंद्र में आ जाता है तो सत्ता की नींव हिलने लगती है। मोदी को अब सच में हर रात नहीं बल्कि हर दिन राहुल गांधी के सपने आते होंगे, क्योंकि जो बात कल तक विपक्ष कहता था वही बात आज उनके अपने लोग कह रहे हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, पिछले सालों में एक बात बहुत सुनाई देती थी कि पूरे देश में डर का माहौल है, मीडिया डरा हुआ है, विपक्ष डरा हुआ है, संस्थाएं डरी हुई है, यहाँ तक कि बीजेपी के अपने ही लोग डरे हुए हैं। कोई भी सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन इस चुप्पी को तोड़ा किसने? जवाब है छात्रों ने। जंतर मंतर पर जिस बहादुरी से बच्चे खड़े रहे, जिस तरह से उन्होंने लाठियों और आंसू गैस के बीच भी अपनी मांगें बुलंद रखी, उसने पूरे देश के मन में एक नई हिम्मत भर दी है और उस हिम्मत का असर अब बीजेपी के अंदर तक दिखाई दे रहा है। अब जब आम आदमी डरना बंद कर देता है तो बड़े लोग भी डरना बंद कर देते हैं। इसीलिए आज कंगना, रामदेव और ब्रजभूषण जैसे लोग खुल करके बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अब मोदी और शाह की उतनी ताकत नहीं बची है जो हर आवाज़ को दबा सके। और जब ताकत कम होती है तो अपने ही लोग सबसे पहले पीछे हटने लगते हैं। इस पूरे परिदृश्य में एक और बात दिलचस्प है, जो लोग आज एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, इनमें से कोई भी कल तक विपक्ष के खिलाफ बोलने में पीछे नहीं था। कंगना कांग्रेस के खिलाफ जम करके बोलती थी, रामदेव यूपीए काल में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, ब्रिजभूषण भी कांग्रेस से लड़ते रहे, लेकिन आज ये सब आपस में लड़ रहे हैं। कारण साफ है, बाहर लड़ने के लिए अब उतना दम नहीं बचा है, तो जो ऊर्जा है वो अंदर ही खर्च हो रही है। यही किसी भी संगठन के पतन की सबसे बड़ी निशानी होती है। जब बाहर की लड़ाई कम हो जाए और अंदर की लड़ाई बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि दिन बदलने वाले हैं, और यही आज बीजेपी के अंदर हो रहा है। अंदर से आ रही खबरें कहती हैं कि पार्टी में अब गुटबाजी बहुत बढ़ गई है। अलग अलग नेता अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। कोई नितिन गडकरी के करीब है, कोई राजनाथ सिंह के, कोई योगी आदित्यनाथ के, कोई देवेंद्र फडणवीस के। ये सब अलग अलग समीकरण बना रहे हैं ताकि अगर कोई बड़ा बदलाव हो तो उनकी जगह सुरक्षित रहे। और यही राजनीति की सबसे पुरानी परंपरा है। जब सत्ता का केंद्र हिलता है तो नए केंद्र बनने लगते हैं। ब्रिजभूषण के बेटे कैसरगंज से पहली बार सांसद बने हैं, यानी उन्हें लंबी राजनीति करनी है। बावजूद इसके उनका इतना खुल करके बोलना ये दिखाता है
है कि अब पार्टी के अंदर उन्हें भी लग रहा है कि मोदी और शाह की कोई ख़ास परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। यही असली संदेश है। जब पार्टी के बड़े लोग ये मानने लगे कि सत्ता कमज़ोर हो रही है तो वो बोलने से डरते नहीं हैं, और जब वो बोलने लगते हैं तो पूरा तंत्र हिलने लगता है। बृजभूषण ने कई बार अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पर सरकार की तरफ इशारा भी किया है। उन्होंने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि अगर सच बोल दिया तो चोट लगेगी। सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। बड़े पावरफुल लोग हैं, इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की तलवार भी लगातार लटक रही है। जंतर मंतर मामले में जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट कभी भी आ सकती है, और अगर रिपोर्ट में साफ हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग हुआ, अगर पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठे, अगर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई बदसलूकी की पुष्टि हुई, तो अमित शाह के लिए स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। यही डर है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले से ही कोई राजनीतिक तैयारी कर ली जाए, शायद कोई ऐसा फैसला जिससे रिपोर्ट आने से पहले ही अमित शाह किसी और भूमिका में आ जाए और गृह मंत्रालय की कमान किसी और के हाथ में हो। ये सब अभी अटकलें हैं, लेकिन अटकलें बहुत ज़ोरदार हैं। कहा जाता है कि जब हवा में इतनी अटकलें हों तो उनमें कहीं ना कहीं सच का अंश ज़रूर होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, अमित शाह ने पिछले कुछ हफ्तों में जो सार्वजनिक कार्यक्रम किए हैं उनमें भी एक बदलाव देखने को मिलता है। वो अब पहले जैसे आक्रामक नहीं दिखते हैं, भाषणों में वो पुरानी गरजना नहीं है, संसद में तो लगभग चुप्पी है। जब भी कोई विवादित मुद्दा आता है वो सामने आने से बचते हैं। ये सब लक्षण किसी सामान्य नेता के नहीं होते, ये किसी ऐसे व्यक्ति के होते हैं जो अंदर से किसी बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा हो, और अगर वाकई मोदी की तरफ से भी दबाव है तो ये उथल पुथल और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी को हमेशा से भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत जोड़ी मानी जाती रही है। अगर इस जोड़ी में भी दरार आ रही है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस पूरी कहानी का असली पात्र कौन है ये सोचना ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि असली पात्र राहुल गांधी हैं, जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया और सत्ता पक्ष को घेरा। कुछ कहेंगे कि असली पात्र वो छात्र हैं जो सड़कों पर उतरे और डर की दीवार तोड़ी। कुछ कहेंगे कि असली पात्र सुप्रीम कोर्ट है जिसने जांच कमेटी बनाई। लेकिन सच ये है कि असली पात्र भारत की जनता है, वो जनता जिसने इतने साल चुप रहकर सब देखा और अब धीरे धीरे आवाज़ उठाने लगी है। जब जनता जागती है तो हर दिन हर बड़ी सत्ता को झुकना पड़ता है, और आज ये जागृति हर कोने में दिखाई दे रही है। बाबा रामदेव, कंगना रनौत, बृजभूषण जैसे लोग भी इसी जागृति का असर है। वो हवा पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी बात बदल रहे हैं। ये स्वाभाविक है, यही तो मानव स्वभाव है। जो लोग कल तक ताकतवर के साथ थे वो हवा बदलते ही अपना पाला बदल लेते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास में हमेशा से यही होता आया है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि आज ये सब एक साथ हो रहा है। एक तरफ अमित शाह पर दबाव, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बगावत, तीसरी तरफ सहयोगी की बेचैनी, चौथी तरफ जनता का गुस्सा और पांचवी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जांच। इन सब का केंद्र एक ही है, गृह मंत्री की कुर्सी। कहा जाता है कि सत्ता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब तक आप उसके पास हैं हर कोई आपके सामने झुकता है। जब आप उससे दूर जाने लगते हैं तो जो लोग सबसे पहले झुकते थे वही सबसे पहले पीठ फेरते हैं। यही आज मोदी सरकार के साथ हो रहा है। अपने ही लोग अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने ही समर्थक अपनी ही पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन सब के केंद्र में अमित शाह हैं, जिस अमित शाह ने पूरी बीजेपी को खड़ा किया, जिसने हर चुनाव जीता, जिसने पार्टी को उस मुकाम पर पहुँचाया जहाँ वो आज हैं। आज उसी अमित शाह की कुर्सी बचाने के लिए पूरी पार्टी को जूझना पड़ रहा है। यही राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो व्यक्ति कल तक सबसे बड़ा हीरो था आज वो सबसे बड़ी समस्या बन गया है, और इसी विरोधाभास से पार्टी को अब निपटना है। एक अंतिम बात कहनी है, लोकतंत्र में कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। मोदी और शाह की सत्ता भी नहीं होगी। ये चक्र चलता रहेगा, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, लेकिन ये चक्र तभी सही ढंग से चलता है जब जनता जागरूक रहे, विपक्ष सक्रिय रहे, संस्थाएं स्वतंत्र रहे और मीडिया निष्पक्ष रहे। पिछले कुछ महीनों में इन चारों में से हर एक की भूमिका बदल रही है। जनता जाग रही है, विपक्ष सक्रिय हो रहा है, संस्थाएं भी अपनी असली भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है, और मीडिया का एक हिस्सा भी अब सवाल पूछने लगा है।
यही सब मिलकर के एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें सत्ता पक्ष को हर कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ रहा है और इसी माहौल में अमित शाह की कुर्सी सबसे कमज़ोर कड़ी बन गई है। आगे क्या होगा ये आने वाले हफ्तों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि जो पहले जैसा था वो अब नहीं रहेगा, बदलाव तय है। बस उसका रूप क्या होगा ये देखना बाकी है। जब आपका अपना ही घर आपके खिलाफ बोलने लगे तो बाहर के दुश्मन से लड़ने की ज़रूरत भी नहीं रह जाती है। घर के अंदर ही युद्ध शुरू हो चुका है और जब घर के अंदर युद्ध छिड़ जाए तो बाहर वाला विरोधी अपने आप ही जीत जाता है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज राहुल गांधी को इतना सक्रिय होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। बीजेपी अपने ही हाथों से अपनी नींव कमज़ोर कर रही है और चूहे तो कब के जहाज़ छोड़ चुके हैं। अब बचे हैं सिर्फ वो लोग जो या तो कोई और रास्ता नहीं जानते या फिर जो अंत तक साथ रहने का वादा कर चुके हैं। लेकिन अंत भी दूर नहीं है। हर सत्ता की एक उम्र होती है और इस सत्ता की उम्र भी अब पूरी होने के करीब है। कब पूरी होगी, कैसे होगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जो चूहे कूद चुके हैं वो अब वापस नहीं आएंगे और जो बचे हैं उनकी भी सांसें फूल रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी सच में अमित शाह पर दबाव बना रहे हैं? क्या बीजेपी के अंदर की ये बगावत आगे और बढ़ेगी? और क्या 2029 से पहले हमें गृह मंत्रालय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।